आज हम 12th का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो हो गया अपना इलेक्ट्रॉन और दूसरा हो गया स्टैटिक्स। इलेक्ट्रॉन मीन्स हो गया चार्ज और स्टैटिक मीन्स हो गया रुका हुआ, रेस्ट में। तो हम रुके हुए चार्ज के बारे में जो भी अध्ययन करेंगे वो चीज़ क्या कहलाएगी? अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगी। ठीक है। चार्ज के लिए, चार्ज अगर रेस्ट में है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर मोशन में आया, यूनिफॉर्म मोशन, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर यही चार्ज एक्सेलरेटेड हुआ तो ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा। तो हम कहेंगे भाई साहब, जो चार्ज है वो अगर रेस्ट में रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मोशन में रहा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड हो गया तो ईएम वेव प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो हम इतना चार्ज कह रहे हैं, हम यहाँ पे चार्ज की वो भी रेस्ट कंडीशन को हम पढ़ने वाले हैं, रेस्ट स्टेट को। रेस्ट स्टेट में अगर है चार्ज तो उसके बारे में ही हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में चार्ज होता क्या है। ठीक है। तो चार्ज के लिए आप इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम थोड़ी सी जानकारी लेते हुए, बेसिक। ठीक। अगर हम चार्ज को डिफाइन करें तो चार्ज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? चार्ज को हम डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज इज द प्रॉपर्टी of any object due to which it produces or feels electric and magnetic field। तो चार्ज जो है, जैसे हमने कहा कि मास क्या होती है? मास भी प्रॉपर्टी होती है। मास से हमें ये पता चलता है कि उसमें कितना है, हाउ मच इज द क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। उसी तरीके से चार्ज क्या है? चार्ज भी प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की, जो कि ये बताती है उस प्रॉपर्टी की वजह से, चार्ज वाली प्रॉपर्टी की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की ये पता चलता है कि वो जो है प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, या तो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को महसूस करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट या तो प्रोड्यूस करेगा या तो उसको महसूस करेगा। ठीक है। जैसे चार्ज की थोड़ी सी अगर अपन देखें, थोड़ी इसकी कंडीशंस देखें कि ये कैसे कैसे डिपेंड करता है, या इसकी क्या क्या प्रमुख बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसके लिए, तो हम थोड़ी चीज़ें जान सकते हैं। पहली बात, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अगर हम देखें, सबसे पहली प्रॉपर्टी एकदम ध्यान से देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसा हम जानते हैं कि एटम्स जो हैं वो, हालांकि ये मॉडर्न थ्योरी अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, पुराने ज़माने की बात करूँ, तो मैं कहूँगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं एक जगह पे बीच में, और इसके चारों तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
इस तरीके से। अब अगर हम बात करें इस ऑब्जेक्ट को हमें चार्ज करना है तो ये कहा जाता है, ये एजम्पशन है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और जितना मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज होता है, बेसिकली ये बताया जाता है इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है अपने प्रोटॉन के पास। तो कुल मिला के जो भी अपना एटम होगा बेसिकली वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, किसी एटम में सेम होते हैं। बट जब हम बात करें तो यहाँ पे बाहर कौन दिख रहा है, बाहर दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, और अंदर कौन दिख रहा है, प्रोटॉन दिख रहा है। तो अगर मुझे यहाँ से इस एटम में से कोई चीज़ निकालनी हो तो मैं सबसे आसानी से क्या निकाल सकता हूँ। जैसे हम कहें अगर कोई घर में है, किसी घर में, तो घर में सबसे पहले कौन से सदस्य बाहर आएगा, जो सबसे बाहर होगा या जो सबसे अंदर वाला होगा। तो हम कहेंगे ऑब्वियस सी बात है कि जो सबसे बाहर है वही सदस्य बाहर आएगा जो बरामदे में है। तो बरामदे में, यहाँ पे बरामदे से मतलब क्या है, क्या कौन है यहाँ पे बरामदे में, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हम कहेंगे अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। तो हम कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन निकला तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए, इसका मतलब अब इस एटम पे कुछ ना कुछ चार्ज आ गया। क्यों चार्ज आ गया, क्योंकि हमने कहा इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना नेगेटिव चार्ज था। तो जब ये बाहर निकला तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एटम अब जो है एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हो गई, या प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया, तो हम कह सकते हैं कि इसके पास इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज आ गया। कितना पॉजिटिव चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, यानी कि प्रोटॉन की संख्या अब बढ़ गई है। तो हम कहेंगे जब भी हम चार्ज की बात करेंगे उसी तरीके से हम इसमें इलेक्ट्रॉन ही डाल भी सकते हैं। तो जब भी आप बात करोगे चार्ज की तो हम इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करेंगे। आप एक इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, या 3 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो या निकाल सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि हम 1.5 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। जैसे कभी ऐसा तो नहीं सुना होगा कि 1.5 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 2.5 आदमी, 2.25 आदमी। जब भी हम बात करते हैं तो हम इंटीजर के बारे में बात करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि भैया जो भी चार्ज होगा वो क्या होगा, वो इंटीजर मल्टीपल होगा किसका, वो होगा इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसके चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात समझें। अगर हमने कहा एटम से हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, अगर हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, इस कंडीशन में इसमें क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गए, बढ़ गए। तो हम कहेंगे अब ये जो अपना ऑब्जेक्ट है वो बन गया है पॉजिटिव चार्ज। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे उतने हिसाब से उस पर चार्ज आता जाएगा, वो भी पॉजिटिव में आएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर हमने कहा कि हमने इलेक्ट्रॉन बाहर से इसमें ऐड कर दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट था इसमें हमने क्या किया, बाहर से भी एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, अब क्या होगा, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हो गए। अच्छा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो हम कहेंगे अब इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज इसका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो हम कहेंगे उस टाइम पे ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, ये हो गया नेगेटिवली चार्ज। कितना नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमने पहले ही डिसाइड किया, वो हमने पहले ही देख लिया है कि इंटीजर पर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप निकालोगे उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि उस पर पॉजिटिव चार्ज कितना है। जितने इलेक्ट्रॉन्स आपने बाहर से ऐड करे हैं उसमें आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो हम कहेंगे उसी हिसाब से उसका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज उतना हो जाएगा।
ठीक है, आगे देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, एक बार देख लें, 2 सेकंड स्क्रीन पॉज करके। चलिए, होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा उनका मैग्नीट्यूड मल्टीपल्स, इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के होता है। दूसरी प्रॉपर्टी देखें चार्जेस की क्या होती है। अगर हमने कहा कि 2 चार्जेस हैं, पॉजिटिव है और एक निगेटिव, 2 चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है और एक निगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है। इन दोनों को हम एक पास लेके आए तो ये देखा गया है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस में, सारी ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव यानी कि अपोजिट नेचर के अगर चार्जेज होंगे तो उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव है या निगेटिव निगेटिव है, एक साथ आप लेके आओगे तो इनके बीच रिपल्शन होगा। यानी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि अपोजिट नेचर के जो भी चार्जेज होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, सेम नेचर के जो चार्जेज होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इनमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है नॉर्मल लाइफ की तरह। नॉर्मल लाइफ में जो एक्सेप्शंस होती हैं यहाँ पे वो ऐसा एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है तो वो रिपेल ही करेंगे, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव यानी अपोजिट नेचर के हैं तो वो अट्रैक्ट ही करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की। थर्ड प्रॉपर्टी, जब भी हम होल की बात करेंगे, अगर कोई भी कॉम्बिनेशन हो रही होगी, चार्जिंग हो रहा होगा, तो हम कहेंगे कि चार्ज जो है ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, जैसे पुराने ज़माने में एक्सपेरिमेंट किया जाता था, आप बुक्स उठाओगे एनसीईआरटी वगैरह तो उसमें लिखा होगा कि ग्लास रॉड को हमने फर पे, कैट के फर पे उसको रगड़ा तो अपना क्या हुआ, चार्ज हो गया ऑब्जेक्ट, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के फर पे गए तो फर अपना नेगेटिव चार्ज हो गया, ग्लास रॉड कैसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो ये कहने का ये मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह गए तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो कहीं इधर उधर जाके कहीं ख़त्म तो हो नहीं जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें हम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या होता है, वो कंजर्व रहता है। क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई एक कंपोनेंट देगा, उसी सिस्टम में दूसरा कंपोनेंट उतने ही इलेक्ट्रॉन्स लेगा, यानी कि उसके लेने में और देने में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा। उसके मन में कोई भी बेईमानी नहीं है, वो जितना देगा वो पूरा वहाँ पे बिचौलिया नहीं है कोई के बीच में कुछ खा जाएगा। तो वहाँ पे सिस्टम में जितना है वो आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसमें कोई भी कहीं पे वो होने वाला नहीं है। तो हम कहेंगे चार्ज जो है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, फोर्थ और यूजफुल प्रॉपर्टी भी है ये। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो हमने कहा कि 2 ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने लिया, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया और हमने देखा कि वो जो है वो, उसको मुझे पता करना है कि वो चार्ज ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ठीक है,
तो हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट हमने 1 लिया और दूसरा ऑब्जेक्ट हमने लिया 2। अगर हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो भी क्या चार्ज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कब होगा ऐसा? एक पॉजिटिव चार्ज हो, एक निगेटिव चार्ज हो, तो हम कहेंगे अगर अपोजिट नेचर के इसमें चार्जेज होंगे तो ये अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या आप ये भी जानते हैं कि अगर मान लो ये चार्ज ना भी हो और ये मेटल हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इधर आ जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव इधर बन जाएगा, तो भी अट्रैक्ट कर सकता है। ये चार्ज हो अनचार्ज हो तब भी हो सकता है। अच्छा, और एक कंडीशन है कि ये तब भी तो अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर हम मास को कंसीडर करें इनके, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल होता है, वो भी अट्रैक्शन का ही फोर्स होता है। और उसके बाद आप आगे आप देखेंगे कि इंडक्शन से भी ये क्या हो सकते हैं? अट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अगर ये कंडक्टर हो और ये अगर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जो भी हो इस पर चार्ज हो तो हम कहेंगे या तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाएंगे और इधर क्या होगा? अपोजिट पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और ये कुल मिला के एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो हम कहेंगे भाई साहब अट्रैक्शन इज नॉट कन्फर्मेशन ऑफ चार्ज, कि कोई भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है या दूसरे ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो चार्ज ही है। चार्ज है ये कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल था, तो भी इसने क्या किया? इसको अट्रैक्ट किया या इससे अट्रैक्ट हुआ। तो हम कह सकते हैं कि अट्रैक्शन जो होता है इज नॉट कन्फर्मेशन ऑफ चार्ज। हाँ, अगर हमने कहा कि ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो रिपेल कर रहे हैं तो ऐसा हमने केवल और केवल एक ही प्रॉपर्टी में पढ़ा, एक ही चार्ज के ही बारे में पढ़ा है कि चार्ज जो है अपोजिट नेचर के हों तो अट्रैक्ट करेंगे, सेम नेचर के हों तो रिपेल करेंगे। अगर ये रिपेल कब करेंगे? कि जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव हों या फिर दोनों क्या हों? नेगेटिव नेगेटिव हों। तो हम कहेंगे भाई साहब ये क्या है? दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या है? चार्ज हैं। जितना पॉजिटिव इस पर, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रिपल्शन जो है वो कन्फर्मेशन ऑफ चार्ज है। अगर दो ऑब्जेक्ट रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब है, सीधी सी बात है, कि वो दोनों एक दूसरे को अगर रिपेल कर रहे हैं तो हम कहेंगे वो दोनों क्या हैं? चार्ज ऑब्जेक्ट हैं। तो हम कहेंगे रिपल्शन जो है वो कन्फर्मेशन है ऑफ चार्ज। रिपल्शन इज द कन्फर्मेशन। चल देखें, लास्ट और लीस्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अगर हम कहें कि मास की बात करें या लेंथ की बात करें या टाइम की बात करें, ठीक है, इन सब चीज़ों की अगर हम बात करें तो अगर एक होता है रिलेटिविटी थ्योरी, वो हालांकि आप बियॉन्ड द कोर्स ऑफ 12th क्लास है या जेई मेंस या नीट में या एडवांस में, ऐसा नहीं है। रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी को आपको अध्ययन नहीं करना है, ये हायर क्लासेस के लिए होता है। बट अगर रिलेटिविटी थ्योरी क्या कहती है, रिलेटिविस्टिक थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि अगर मास हो या लेंथ हो या टाइम हो तो वो कम और ज़्यादा हो सकता है। कैसे कम और ज़्यादा हो सकता है? अगर 1 kg का मास है तो 1 kg से कम हो सकता है,
या 10 सेकंड का समय है तो वो ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये लेंथ है किसी चीज़ की 1 मीटर है यहाँ पे, तो कहीं और कुछ और हो जाएगी। जैसे हमने कहा था कि भाई साहब कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। उसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका मास हो या उसकी लेंथ हो, ये बताया गया, ये देखा गया कि अगर हम इतनी स्पीड से चलने वाले किसी फ्रेम में उसको ऑब्जर्व करें जिसकी वेलोसिटी सी के कंपेयर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल, तो हम कहेंगे उस टाइम पे जो मास होता है, मास हो जाएगा m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v² अपॉन c²। v क्या है? स्पीड ऑफ द फ्रेम, और c क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट। हम बात करें, हमने कहा कि ये जो है अगर रेस्ट में होता तो m0 मास होता, और अगर कोई ऑब्जेक्ट इस ऐसे फ्रेम में रखा गया जो कि बहुत तेजी के साथ चल रहा है, लाइट की स्पीड के कंपेरेबल में चल रहा है, उस टाइम पे उसका मास जो है वो बढ़ा हुआ लगेगा आपको। इसी तरीके से इतने के ही फैक्टर से टाइम में भी चेंज आएगा, और इतने ही फैक्टर से उसमें लेंथ में भी चेंज आएगा। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा, टाइम जो होगा वो डायलेशन होगा, ठीक है। बट ये देखा गया कि जो चार्ज है वो इनवेरिएंट है। चार्ज क्या है? चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका मतलब समझें कि जो चार्ज है इस पे फ्रेम की स्पीड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मास पे पड़ा है कि मास जो है वो बढ़ रहा है फ्रेम की स्पीड के साथ, तो हमने कहा कि अगर चार्ज होगा तो चार्ज पे उसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगर कभी आपको ये दे दिया जाए Q इज इक्वल टू Q0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v² अपॉन c², ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। तो हम कहेंगे चार्ज आप यहाँ पे लो या किसी भी फ्रेम में लो या कहीं पे लो, उसमें कोई भी उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होने वाला नहीं है। अगर 1 कूलाम का ही चार्ज होगा तो वो हमेशा 1 कूलाम ही रहेगा, ठीक है। आप कहीं भी लेके जाओ, कभी भी लेके जाओ, ठीक, ऐसी चीज़। अच्छा, थोड़ी सी और बात कर लें अगर हम यूनिट की। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज ये जेम्स प्रीकॉस्ट कूलाम के सम्मान में इसकी यूनिट दी गई है। इसकी यूनिट होती है कूलम, और इसकी और छोटी यूनिट जो होती है वो होती है स्टैटिक कूलम। यानी एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम। और स्टैटिक कूलम, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे भाई साहब कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो हम कहेंगे इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? कूलम होगी, और जो सीजीएस यूनिट होगी वो क्या होगी? स्टैटिक कूलम होगी, ठीक है। चलो, इसके आगे अपन फिर चर्चा करते हैं दूसरी वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। और भी वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम फ्री में इसमें वीडियोस बना के डालते रहते हैं, आप देख सकते हैं और अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। धन्यवाद।